ये कहानी सिर्फ खोज या विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और देशों के बीच शक्ति संतुलन को एक नई दिशा दी। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, किन लोगों ने इसे पहचान दी, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन फैलता गया और किस तरह सहयोग और प्रतिस्पर्धा के नए ढांचे तैयार होते चले गए। धरती के नीचे छिपा एक ऐसा काला तरल है जिसने इंसान की जिंदगी बदल दी, जिसने रातों को रोशन किया, मशीनों को ताकत दी और देशों को महाशक्ति बना दिया। लेकिन यही संसाधन कई बार दुनिया के सबसे बड़े संघर्षों की वजह भी बन गया। एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। जापान से लेकर बाकू तक, ईरान से लेकर अमेरिका तक और फिर अरब के रेगिस्तान तक तेल की तलाश ने इतिहास के ये सिर्फ खोज की कहानी नहीं है, बल्कि लालच, ताकत, तकनीक और वैश्विक राजनीति की कहानी है। आज जमीन से निकला तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन गया है। तेल की वजह से कई देशों की किस्मत रातों रात बदल गई। तेल की असली कहानी शुरू होती है 7वीं शताब्दी से। 7वीं शताब्दी में क्रूड ऑयल जापान में मिला तो वहां के लोगों ने इसे जलने वाला पानी कहना शुरू कर दिया। 9वीं शताब्दी में आज के अजरबैजान के आसपास कई जगहों पर क्रूड ऑयल मिला। 12वीं शताब्दी में रूस के बाकू के पास क्रूड ऑयल मिला। लेकिन इसके बावजूद 15वीं शताब्दी तक तेल का किसी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन 1700 आते आते तेल निकालने के लिए व्हेल मछली का इस्तेमाल दुनिया ने शुरू कर दिया था। सड़क पे जो लैंप जलते हैं, घरों में जो लोग तेल की लैंप जलाते थे, जिसको यहाँ पे हम लोग लैंटर्न बोलते हैं। कुछ हम लोग छोटे होते थे या गांव में देखा करते थे कि पहले तमाम लैंप जो है मिट्टी के तेल से जला करते थे। अमेरिका में वो क्या करते थे, बड़े बड़े जहाज जाते थे, समंदर से व्हेल जो फिश होती है बड़ी वाली, उसको पकड़ते थे और उसको वो जो है समुद्र के किनारे लेकर के आते थे। वहाँ फैक्ट्रियाँ होती थी जहाँ उनको मारा जाता था और उनके शरीर से जो चर्बी से और उससे निकाल करके तेल निकाला जाता था। व्हेल मछली के तेल से रोशनी मिलने लगी, परफ्यूम और लुब्रिकेंट बनाने में भी इस्तेमाल होने लगा और इस तेल पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा था, क्योंकि समुद्र में व्हेल पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा जहाज अमेरिका के ही थे। लेकिन 1846 में कनाडा के जियो साइंटिस्ट अब्राहम गेस्नर ने उजाला करने के लिए एक नए तेल को खोज निकाला, जिसे केरोसिन कहा गया। इस ऑयल की मदद से रात में सड़कों पर लैंप लगने लगे थे। व्हेल मछली से निकाले जाने वाले तेल से 15 गुना सस्ता केरोसिन ऑयल था। केरोसिन ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी। कई बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पादन करने लगी। केरोसिन से बेहतर की तलाश दुनिया भर में चल रही थी और इसी दौरान अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से लोगों को रॉक सॉल्ट से काला पानी निकलता हुआ नजर आता है। वैज्ञानिकों ने इसे पेट्रोलियम कहा और कुछ सालों के बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर इसे रिफाइन किया जाए तो ईंधन के कई विकल्प सामने आ सकते हैं। 1859 में पहली बार अमेरिका को तेल निकालने में सफलता हासिल हुई और उन्होंने जमीन के नीचे 69 फीट से क्रूड ऑयल हासिल करना शुरू किया। मात्र 3-4 साल 1864 तक अमेरिका में 30 लाख बैरल कच्चा तेल जमीन के नीचे से निकाला जा चुका था। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया और टेक्सास में भी तेल की खुदाई और तेल के कुओं की तलाश जारी होने लगी और 1900 तक अब पूरी तरह से अमेरिका में तेल की क्रांति आ चुकी थी। देखते ही देखते अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। अमेरिका के अंदर तेजी के साथ तेल का बढ़ता कारोबार देखकर दुनिया भर के सभी देशों में तेल की खोज शुरू हो गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते तेल की तलाश मिडिल ईस्ट के अंदर तक पहुंच चुकी थी। ब्रिटेन के जियोलॉजिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड ने 10 सालों तक पर्शिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर तेल की खोज की और 1960 में पर्शिया यानी आज के ईरान के अंदर भी क्रूड ऑयल मिल गया था।
क्रूड ऑयल मिलने के कारण ईरान में ब्रिटिश कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का मोनोपोली हो गया। कंपनी ऑयल को रिफाइन करके दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई करने लगी। ईरान से निकलने वाले क्रूड ऑयल का सारा प्रॉफिट ब्रिटेन को मिल रहा था। लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया और 1933 में यह समझौता हुआ कि ब्रिटेन ईरान को भी कमाई का कुछ हिस्सा देगा। ब्रिटेन की मनमानी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 1951 में ईरान ने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट के कई देशों में तेल की खोज शुरू हो गई और इसी तलाश में 1938 में एक अमेरिकन कंपनी सऊदी अरब पहुंच गई। उस दौर में सऊदी अरब एक गरीब देश था। सऊदी अरब का गुजर बसर वहां पर पैदा होने वाले खजूर से होता था और आमदनी का मुख्य जरिया सऊदी अरब में मात्र खजूर की पैदावार होती थी और साल में यहां आने वाले हज यात्रियों से कमाई हासिल होती थी। लेकिन 1938 में अमेरिका की एक कंपनी ने सऊदी अरब में तेल की खोज कर दी और एक तेल के कुएं से अमेरिका की इस कंपनी को तेल मिलना शुरू हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे जहां भी अमेरिका की ये कंपनी तेल की तलाश में जाती थी, कुआं खोदते ही उन्हें वहां पर तेल हासिल हो रही थी। सऊदी अरब की तस्वीर बदल गई थी। ऐसी तरक्की हुई कि ये देश दुनिया के अमीर देशों की सूची में पहुंच गया। महंगी महंगी गाड़ियां यहां रहने वाले लोगों का शौक बनती गई। 2016 तक सऊदी अरब में 90 बिलियन बैरल तेल निकाला गया। 19वीं सदी के अंत तक रूस जैसे कई देशों ने भी क्रूड ऑयल खोज निकाला था। दुनिया के जिन देशों में क्रूड ऑयल की खोज हुई, वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई। हर देश चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा तेल निकाले और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे। 1960 में तेल उत्पादन करने वाले 5 देशों ने बगदाद कॉन्फ्रेंस में एक समूह बनाया जिसका नाम ओपेक रखा गया, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। शुरुआत में इस समूह में जो 5 देश शामिल हुए उनमें सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत के साथ साथ वेनेजुएला भी इस समूह में शामिल हुआ। फिर आगे इसमें और देश जुड़ने लगे और ये संख्या 13 देशों तक पहुंच गई। लेकिन इस समूह यानी ओपेक, जिसको ये तय करना था कि कितना तेल जो है उसका उत्पादन किया जाए, कितना तेल एक्सपोर्ट इन देशों की तरफ से किया जाए और तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्या रखी जाए। लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका और रूस इस समूह यानी ओपेक से बाहर रहे। हालांकि बाद में दिसंबर 2016 में ओपेक ने 10 नॉन ओपेक देशों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था, जिसमें रशिया और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल थे और इस तरह से ओपेक को ओपेक प्लस कहा जाने लगा था। जैसे जैसे दुनिया के अंदर तेल का उत्पादन बढ़ता जा रहा था, तेल के इस्तेमाल के लिए बड़ी बड़ी मशीन बनने लगी और लग्जरी गाड़ियां बाजार में आ गई। लेकिन दुनिया को अंदाजा नहीं था कि ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। अक्टूबर 1973 में एनर्जी क्राइसिस आ गया। 1973 में पहली बार दुनिया में ऑयल क्राइसिस देखी गई, क्योंकि तब जो खाड़ी के देश हैं उनका युद्ध इजराइल के साथ चल रहा था। इस युद्ध में सीरिया और इजिप्ट के साथ साथ कई खाड़ी के देश इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे और यही कारण था कि ओपेक के देशों ने यूरोप और अमेरिका में तेल एक्सपोर्ट करने से मना किया था और उस पर बैन लगाई। ऑयल क्राइसिस का इतना गहरा असर हुआ कि मार्च 1974 में जब ये बैन खत्म हुआ तो तेल की कीमतें $4 बैरल से बढ़कर लगभग $12 पर बैरल तक बढ़ चुकी थी। इसी दौरान 1974 में अमेरिका ने 30 ऐसे विकासशील देशों की लिस्ट तैयार की थी जो इस ऑयल क्राइसिस से सबसे ज्यादा परेशान थे। भारत इस लिस्ट में टॉप पर था।
कुछ साल बाद ही 1979 में एक और बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ और इसकी वजह ईरान की क्रांति थी। सत्ता परिवर्तन होने की वजह से ईरान में उथल पुथल मच गया था। ईरान की तेल कंपनियां घाटे में पहुंच गई थी। उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों ठप पड़ गया था और इराक और ईरान में युद्ध भी शुरू हो गया। 1981 में तेल की कीमत $32 प्रति बैरल पर चली गई थी। इराक और ईरान दोनों बड़े तेल उत्पादक देश युद्ध में उतर गए थे और फिर 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान तेल की कीमत $50 को पार कर गई थी। और इसके बाद यह तय हो गया कि दुनिया की राजनीति, दुनिया की अर्थव्यवस्था और कई बार दुनिया के युद्ध भी तेल के आंकड़ों से तय होते हैं। किसके पास कितना तेल है, कौन कितना निकालता है और कौन दुनिया को सप्लाई करता है। अगर दुनिया में तेल के भंडारों की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में है, जो उनकी आमदनी का 95% हिस्सा जुटाता है। वेनेजुएला के पास करीब 30,000 करोड़ बैरल कच्चा तेल है, जबकि उसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। सऊदी अरब में दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला के पास है। यहाँ पर करीब 267 करोड़ बैरल जो कच्चा तेल है वो यहाँ पर ज़मीन के नीचे मौजूद है। इसी तरह अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर के तेल के भंडार ईरान के पास है, जो वर्तमान में इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा है। उसके बाद फिर जो है कनाडा का नंबर आता है। तो अगर इन 3 देशों की बात की जाए तो दुनिया में आधे से भी ज़्यादा तेल के भंडार इन ही देशों के पास है। लेकिन तेल भंडार होना ही ताकत नहीं है, असल ताकत है उत्पादन। 2025 में एनर्जी इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा तेल निकालता है अमेरिका। अकेले दुनिया के 20% से ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, जो 11.2% तेल का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पर है रूस, जो 11.2% तेल का उत्पादन करता है। चौथे नंबर पर है ईरान, जहां 5.2% का उत्पादन होता है। 5वें नंबर पर है कनाडा, 6ठे नंबर पर है इराक, 7वें नंबर पर है चीन और 8वें नंबर पर है यूएई। हमारा जो रोजाना का जीवन है उसमें 60% चीजें जिनका हम उपभोग करते हैं वो कहीं ना कहीं तेल से आती हैं, कहीं ना कहीं तेल से आती हैं। आपका वाहन तो चलता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वाहन के अलावा आप ये देखिए कि तमाम जो चीजें आप प्रयोग करते हैं, आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, आप जो कंघी करते हैं वो, या घर में एक बाल्टी, या प्लास्टिक की चप्पल, या दीवारों पर रंग, या आपके पंखे के ऊपर रंग, आता कहाँ से है? ये सारा प्लास्टिक, पानी की बोतल, ये सब तेल से बनते हैं। और इसके अलावा जो आप दवाइयां खाते हैं, एस्पिरिन आप खा लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहां से आ रहा है। तेल का ये गणित सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसी से तय होता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। तकनीक बदल गई, ऊर्जा के नए विकल्प आ गए, लेकिन तेल की अहमियत अभी खत्म नहीं हुई। हर नया संघर्ष, हर वैश्विक तनाव और हर आर्थिक संकट कहीं ना कहीं तेल की कहानी से जुड़ जाता है।